हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है रिकॉल नॉलेज, जो आपकी नॉलेज को रिकॉल कर देगी। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का ये प्रश्न पत्र है। इसमें पहला क्वेश्चन है, संस्कृति का मुख्य वाहक क्या है? प्रतीक है। संस्कृति का मुख्य वाहक प्रतीक है। ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है। किसने अपने सिद्धांत में अनुष्ठान की अवधारणा का उपयोग किया है? अनुष्ठान की बात तो रेडक्लिफ ब्राउन भी करता है, और रेडक्लिफ ब्राउन जो प्रभावित थे दुर्खाइम जी से। अनुष्ठानों के माध्यम से व्यक्ति समाज में संबंधों के प्रतिमान में अपने आप को ठीक प्रकार से प्रतिनिधित्व करता है। अनुष्ठानों में क्रिया का महत्व होता है और इन क्रियाओं के द्वारा ही विश्वास पैदा होता है। तीसरा क्वेश्चन है, दुर्खीम ने 4 तरह की आत्महत्या का वर्णन किया है। इनमें से 3 हैं। इनमें से अहंवाद, परार्थवाद, आदर्शहीनता है, और जो अगला है चौथा जो इन्होंने दिया है वो भाग्यवाद है। आत्महत्या कोई व्यक्तिगत घटना नहीं है या सामाजिक घटना है। हत्यारा समाज है, व्यक्ति नहीं। और नैतिकता एवं मूल्यों की उपस्थिति की जगह कानूनों की उपस्थिति होना भाग्यवादी आत्महत्या है। चौथा क्वेश्चन है, डैरन राफ के अनुसार उत्तर पूंजीवाद समाज की विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यानी डैरन राफ के अनुसार उत्तर पूंजीवाद समाज की विशेषता क्या है? पहला है पूंजी का अपघटन, दूसरा है श्रम का विभेदीकरण, तीसरा है हीरे समान वर्ग की संरचना, और चौथा है संघर्ष का उन्मूलन एवं। उत्तर है जर्मनी में पैदा हुए समाजशास्त्री डेरेनराफ आजकल ब्रिटेन में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स संस्था के निदेशक हैं। डेरेनराफ का प्रमुख योगदान वर्ग संघर्ष सिद्धांत और भूमिका सिद्धांत के क्षेत्र में है। डेरेनराफ ने संघर्ष के संरचनात्मक कारणों को ढूंढने का प्रयत्न किया है। उनके अनुसार मात्र आर्थिक संबंध ही संघर्ष का कारण नहीं होते, अपितु सत्ता की शक्ति के संबंध भी संघर्ष को जन्म देते हैं। डेरेनराफ ठीक कहते हैं कि शक्ति वैमनस्य का चिर स्थायी स्रोत है। उन्होंने कहा कि उत्तर पूंजीवाद समाज की विशेषता पूंजी का अपघटन, श्रम का विभेदीकरण तथा संघर्ष का विनियमन एवं संस्थाकरण प्रमुख कारण है। इसमें तीसरा ऑप्शन देखिए, हीरे समान वर्ग की संरचना। कार्ल मार्कस ने कैसी समाज की संरचना की थी? कार्ल मार्कस ने ट्रायंगल शेप की थी। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 वर्ग थे। जो नीचे वाला वर्ग का लाइन बड़ा होता है जिसमें गरीब वर्ग आते हैं और पूंजीपति लोग कम होते हैं, तो ऊपर उसकी टिप कम होती है। पर डेरेनराफ ने उनमें एक वर्ग और जोड़ा, वो था मध्यम वर्ग का। जब बीच का उन्होंने शेप जोड़ा है मध्यम वर्ग का, यानी कि मध्यम वर्ग का क्षेत्र ज़्यादा बड़ा होता है, तो वो किस शेप में आ गया? वो आ गया डायमंड शेप में। C.W. मिल्स का संदर्भ दृष्टिकोण रखता है। पहला है जीवन वृत्ति से और दूसरा है इतिहास से। इसका एक्सप्लेन है C.W. मिल्स एक आधुनिक अमेरिकी उग्रवादी रेडिकल समाजशास्त्री थे। देखिए, उग्रवादी रेडिकल समाजशास्त्री का मतलब होता है जैसे समाज में जब समाज पूरा परिवर्तन हो जाता है तो उसको रेडिकल समाजशास्त्री कहते हैं। जिन्होंने राजनीति में उग्र वामपंथी का समर्थन कर यथास्थितिवाद समाजशास्त्रियों विशेषता तत्कालीन समाजशास्त्र के दिग्गज कहे जाने वाले संरचनात्मक प्रकारवादी समाजशास्त्री टार्गट पार्सन की खुलकर आलोचना की है। और C.W. मिल्स का संदर्भ दृष्टिकोण जीवन वृत्ति और इतिहास है। लेवी स्ट्रास का अंतःक्रिया संरचनावाद आधारित है, वो है यांत्रिक एवं सांख्यिकी प्रारूप पर। इन्होंने बोला सामाजिक संरचना की जब रचना होती है तो वह बौद्धिक होती है। व्यक्ति जो सोचता है अपनी बुद्धि से, उससे समाज यानी समाज की संरचना का निर्माण होता है, ना कि समाज में जो वास्तविकता व्याप्त होती है उससे मनुष्य प्रभावित होता है। ऐसा नहीं कहा उन्होंने कहा मनुष्य अपनी बौद्धिक क्षमता, अपने भाषा से संरचना का निर्माण करता है।
उनका सिद्धांत मानवशास्त्र में पूरी तरह गंभीरता से लिया जाता है। स्ट्रॉस ने संस्कृतिवाद को अपनी चरम सीमा पर पहुंचा दिया था। लेवी स्ट्रॉस का अंतःक्रिया संरचनावाद यांत्रिक एवं सांख्यिकी प्रारूप पर आधारित है। 7वां क्वेश्चन है, 8 शूट्स का प्रकटना शास्त्र बल देता है। इनका बल देता है आंति वैश्विकता पर। शूट्स यूरोप में फासीवाद के फैलने के बाद सन 1939 में अमेरिका चले आए, जहां उन्होंने कुछ समय के लिए अंशकालिक रूप में अध्ययन का कार्य किया और बाद में वर्ष 1952 में वे पूर्णकालिक रूप में अध्यापन कार्य में जुट गए। शूट्स ने चेतना से हट कर अंतः विषय परकता, जीवन जगत और हम तथा वे के संबंध को अपने अध्ययन विवेचन का केंद्र बनाया है। 8वां क्वेश्चन है, मैक्स वेबर ने विस्तृत रूप में अपने सिद्धांत का विश्लेषण भारत के अध्ययन में किया है। मैक्स वेबर ने धार्मिक भी किया है, आर्थिक पक्ष भी किया है और राजनीतिक पक्ष भी किया है। इसका उत्तर है उपर्युक्त सभी। मैक्स वेबर की प्रतिष्ठा समाजशास्त्री साहित्य में बहुत ऊंची है। आधुनिक समाजशास्त्र को उन्होंने बहुत कुछ दिया है। किंग्सले डेविस तो यहाँ तक कहते हैं कि मैक्स वेबर आधुनिक समाजशास्त्र के जनक थे। ये क्वेश्चन आता है कि किसने कहा कि मैक्स वेबर आधुनिक समाजशास्त्र के जनक है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। किंग्सले डेविस ये कहते हैं। वेबर ने पहली बार समाजशास्त्र को मनोविज्ञान के साथ जोड़ा। वेबर ने तत्कालीन जर्मन के नव कांतिवाद संप्रदाय, इस संप्रदाय में दीक्षित होने के कारण समाजशास्त्र को एक निर्वाचनात्मक और अंतःनिरीक्षणात्मक विज्ञान बनाने पर बल दिया। वेबर की कृतियों में भारतीय समाज का उल्लेख कई स्थानों पर मिलता है। जहां तक भारत में समाज और धर्म का प्रश्न है, उन्होंने जाति व्यवस्था के जिस स्वरूप को देखा वह कई प्रक्रियाओं में से निकल के आई थी। सबसे पहले कबीले थे, कबीले आदिम जाति बने, सामाजिक संरचना का स्वरूप आगे बढ़ा और इसके आगे जातियां आई। वेबर ने विस्तृत रूप में अपने सिद्धांत के विश्लेषण में धार्मिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष पर ज्यादा प्रकाश डाला है। क्वेश्चन है, अराजकतावाद पद्धति पर तर्क किस उत्तर आधुनिकवादी विचारक ने डाला है? इसका उत्तर है D.P. फेयरवेल। सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने वाली दमनकारी सत्ता का अभाव, विशेषता जबकि सत्ता राज के हाथ में होती है, अराजकतावाद कहलाती है। यानी जब सत्ता का केंद्रीकरण होता है तो वह अराजकतावाद कहलाती है। इस पद्धति की तार्किक रूप में पक्ष को रखने फेयरबैंड ने इस संबंध में कहा है कि प्राकृतिक विज्ञानों में भी गणवेशना की कोई एक पद्धति नहीं है, यानी कि गणना की कोई एक पद्धति नहीं है और वहाँ भी शोधकर्ता पद्धतियों को बदलते रहते हैं। वास्तव में एक अच्छे और कुशल विज्ञान का महत्व एक पद्धति के अनुसार एक आधार पर खड़ा नहीं किया जा सकता। इसीलिए उन्होंने कई वैकल्पिक पद्धतियों के प्रयोग पर बल दिया। उन्होंने इस स्थिति को ज्ञान मीमांसा अराजकता कहा है और एक पद्धति के विपरीत इस अराजकता का पक्ष लिया है। यानी कि जैसे पोस्ट मॉडर्निटी है, पोस्ट मॉडर्निटी कहती ही यही है कि हम एक व्यक्ति की बात नहीं मानेंगे, यानी कि जो महान व्यक्ति होगा उसके चिंतन के हिसाब से हम लोग नहीं चलेंगे, एक विवेक जो होगा उसके हिसाब से हम लोग नहीं चलेंगे। यहाँ पे हर व्यक्ति की जो ज्ञान है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी परिस्थितियों के अनुसार सोचता है, हर परिस्थिति में उभरा हुआ ज्ञान अलग होता है। तो पोस्ट मॉडर्निटी यही कहती है कि हम हर व्यक्ति की बात को सुनेंगे, मानेंगे। 10वां क्वेश्चन है, विक्षेत्रीकरण की अवधारणा किसने दी थी? विक्षेत्रीकरण की अवधारणा D.B. हार्वे ने दी थी। सामाजिक दूरी का पैमाना किसने प्रस्तुत किया था? सामाजिक दूरी का पैमाना बोगार्ट्स ने प्रस्तुत किया था। सामाजिक दूरी को मापने का प्रयास इन्होंने बताया कि जब भिन्न जाति प्रजाति के पड़ोस में न रहने की भावना अत्यधिक हो जाती तो उसे सामाजिक दूरी, और भिन्न जाति प्रजाति में विवाह की अनुमति जो है वो सामाजिक निकटता को प्रदर्शित करती है। अभी जो कोरोना काल
में इतना बड़ा जो मृत्यु दर हुई है, तो इससे क्या हुआ है, प्लेसमेंट बढ़ गई है। तो इसमें क्या होगा कि अलग अलग जाति, अलग अलग लिंग, अलग अलग उम्र के बच्चे एक साथ मिलकर काम करेंगे। इससे क्या होगा, इससे सामाजिक निकटता बढ़ेगी। आगे बढ़ते हैं। उस तार्किक क्रम में लगाएं जिसमें पी बर्जर ने उनकी व्याख्या की है। उसका उत्तर है ए, स्वभावगत संस्था, दूसरा है व्याधिकरण और बाह्यकरण। 13वां क्वेश्चन है, भूमिका की आंतरिक संरचना का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? इसका उत्तर है नाडेल। भूमिका की आंतरिक संरचना का सिद्धांत नाडेल ने प्रतिपादित किया है। नाडेल के अनुसार भूमिकाओं के संपादन के आधार पर निर्मित संबंधों द्वारा ही समाज में व्यवस्था बनी रहती है। समाज इनके द्वारा क्रमबद्ध रहता है। तो चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के उद्भव के बौद्धिक स्रोत माने जाते हैं? इसका उत्तर है इतिहास का दर्शन और सामाजिक सर्वेक्षण। समाजशास्त्र के बौद्धिक स्रोत माने जाते हैं इतिहास का दर्शन और सामाजिक सर्वेक्षण। और समाजशास्त्र के उद्भव और विकास के क्षेत्र में जिसका योगदान रहा है वो है फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरावाद को एक परिप्रेक्ष्य के रूप में मानता है? इसका उत्तर है ए.के. सरन। ए.के. सरन ने परंपरावाद को एक परिप्रेक्ष्य के रूप में प्रयोग किया है। 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रमाप में वास्तविकता शून्य उद्गम होती है? इसका उत्तर है अनुपात प्रमाप में वास्तविक शून्य उद्गम होता है। अनुपातिक पैमाने की रचना तार्किकता के आधार पर की जाती है। इसकी शुरुआत एक निरपेक्ष शून्य बिंदु से होती है जिसमें गुण एवं विभाजन की प्रक्रिया अर्थपूर्ण बन जाती है। रोजमर्रा काम में आने वाली आयु एवं भार के पैमाने अनुपातिक के उदाहरण हैं। 17वां क्वेश्चन है, एम फूको के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका उत्तर है बी, ज्ञान व शक्ति का संबंध अभिजनों के षड्यंत्रों के कारण होता है। ये इन्होंने नहीं कहा है। फूको ने अपनी कृति द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज में कहा है कि उत्तर आधुनिक समाज में ज्ञान उत्पादन का एक साधन है। जिसके पास ज्ञान होगा वही उत्पादन कर पाएगा। जैसे कि इसका विशेष ज्ञान से था, सबके पास तो ज्ञान तो सभी के पास होता है, लेकिन विशेष ज्ञान जिससे एक शक्ति प्राप्त होती है। जैसे कि अध्यापक जो भी मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो भी उच्च क्लास के लोग हैं, वो ज़्यादा शासन करते हैं क्योंकि उनके पास ज्ञान होता है। फूको के अनुसार यथार्थ की सामाजिक रचना करने की भूमिका में भाषा और ज्ञान शक्ति के आधार का कार्य करते हैं। उन्होंने यह विचार नहीं दिया कि ज्ञान व शक्ति का संबंध अभिजनों के षड्यंत्र के कारण होता है। क्वेश्चन है, पियरे बोर्दियो के हैबिटस की अवधारणा इंगित नहीं करती है। इनकी हैबिटस की अवधारणा ही इसके नाम से पता चल रही है कि एक व्यवहार की काफी बार पुनरावृत्ति जब होती है तब वो हैबिट बन जाती है। इसका पहला ऑप्शन सही है, वस्तुपरक स्थितियों के माध्यम से संबंधों के संजाल को। ये ऑप्शन इसमें गलत है। तो इसका बी ऑप्शन है, सामाजिक संरचना से व्यवहार करने हेतु मानसिक व संज्ञानात्मक संरचना और संरचना के आंतरिकरण के उत्पादन को। दूसरा डी है, एक सामूहिक घटना को। क्वेश्चन है, डेरिडा की दृष्टि में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका उत्तर है डी, भाषा व्यवस्थित व स्थिर होती है। डेरिडा उत्तर आधुनिकतावाद के विचारक समझे जाते हैं। वे विखंडन सिद्धांत के जनक हैं। उत्तर आधुनिकता में उनका नाम विखंडन के साथ जुड़ा है, अर्थात वे कभी स्वीकार नहीं करते कि भाषा व्यवस्थित व स्थिर है। 20वां क्वेश्चन है, जय हैबरमास ने अपने आलोचनात्मक सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी धारणा का प्रयोग किया है? इसका उत्तर है जीवन संसार का उपनिवेशीकरण है। हैबरमास न तो आधुनिकता के पक्ष में थे और न ही उत्तर आधुनिकता के पक्ष में थे। इन्होंने दोनों की आलोचना की थी। डी ऑप्शन, हैबरमास एक जर्मन समाजशास्त्री हैं। इनका सरोकार फ्रैंकफर्ट संप्रदाय से रहा है। वे संप्रदाय के द्वितीय पीढ़ी के अग्रणी थे। यह संप्रदाय समाजशास्त्री जगत में आलोचनात्मक सिद्धांत के लिए जाना जाता है।
हैबरमास ने अपने आलोचनात्मक सिद्धांत में जीवन संसार का औपनिवेशीकरण धारणा का प्रयोग किया है। लिखित में से कौन प्रलय की आधुनिक तर्क संगता की रूपावली समझता है? इसका उत्तर है जेड वॉमेन। क्वेश्चन है, कारण एवं प्रभाव के संबंध की व्याख्या हेतु सर्वाधिक उपयुक्त शोध प्रारूप कौन सा है? इसका उत्तर है प्रयोगात्मक। अल्पतंत्र का लौह नियम आर मिशेल ने दिया है। शक्ति की स्थिर योग की अवधारणा वेबर ने दिया है। सामुदायिक शक्ति पार्सन्स ने दिया है। वर्चस्व ए ग्रामसी ने दिया है। 24 क्वेश्चन है, महुआ में संयुक्त परिवार के संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक एकता का अध्ययन किसने किया है? तो यह अध्ययन किया था IP देसाई ने। इस क्वेश्चन है, मार्क्स ने अपने उद्विकासी ढांचे में समाजों को किस क्रम में व्यवस्थित किया है? तो ये सही क्रम में है। आदिम साम्यवाद, समतावादी, पूंजीवादी और समाजवादी। राजस्थान विलेज पुस्तक के लेखक हैं B.R. चौहान। B.R. चौहान भारत के जाने माने व उच्च कोटि के समाजशास्त्री थे। उन्होंने मेरठ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की थी और उनकी प्रसिद्ध पुस्तक राजस्थान विलेज थी। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय समाज के अध्ययन में द्वंद्वात्मक उपागम का प्रयोग किया है? इसका उत्तर है D.P. मुखर्जी। देसाई की राष्ट्रवाद की परिभाषा प्रेरित है। इसका उत्तर है E.H. कार से। 29 क्वेश्चन है, किस भारतीय समाजशास्त्री ने सामाजिक संरचना और भारतीय समाज की मूल्य व्यवस्था पर कार्य किया है? इसका उत्तर है R.K. मुखर्जी। 30वां क्वेश्चन है, डी लॉर्नर ने अपने कार्य द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी के परिप्रेक्ष्य में उपयोग किया है? इसका उत्तर है प्रसारवादी। डेनियल लॉरेन आधुनिकीकरण का अध्ययन करने वाले शुरुआती विद्वानों में से एक हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी में अपना विचार प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार आधुनिकीकरण तार्किक और सकारात्मक अभिप्राय वाली एक वैश्विक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया नगरीकरण और साक्षरता में वृद्धि तथा जनसंचार माध्यमों में संगत विस्तार को परिणाम है। आधुनिकीकरण न सिर्फ संस्थानों में बल्कि व्यक्तियों में परिवर्तन के माध्यम से घटित होता है। उन्होंने प्रसारवादी परिप्रेक्ष्य से द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी पर कार्य किया है। 31 क्वेश्चन है, भारतीय कृषि समाजों को मालिक, किसान तथा मजदूर में किसने परिभाषित किया था? डैनियल थॉर्नर ने किया था। पर संस्कृति ग्रहण क्या है? पर संस्कृति ग्रहण दूसरी संस्कृति के गुणों को ग्रहण करना है।